हेलो एवरीबॉडी। आज हम अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति के अगले पार्ट को पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। साधारणतः कोई पदार्थ किसी एक ही अवस्था में रहता है। साधारण ताप पर जैसे लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है, पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है तथा हवा गैसीय अवस्था में रहती है। परंतु पदार्थ हमेशा एक ही अवस्था में रहे यह आवश्यक नहीं है। ताप परिवर्तित करके पदार्थों की अवस्थाएं जो है बदली जा सकती है। जैसे साधारण ताप पर पानी द्रव अवस्था में रहते हैं, लेकिन ठंडा करने पर वह पानी जो है बर्फ में बदल जाता है, जो ठोस अवस्था है। यह क्रिया जमना कहलाती है। पानी गर्म करने पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी को लगातार गर्म करने पर इसका ताप बढ़ता है और एक निश्चित ताप पर यह उबलने लगता है और तेजी से भाप बनने लगता है। यह क्रिया ही उबलना कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बर्फ जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, बर्फ को गर्म करने पर वह पानी यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही पानी गर्म करने पर भाप यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस भाप को ठंडा करने पर यह पुनः द्रव अवस्था यानी पानी में बदल जाता है। फिर पानी को ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है। ठोस जो है द्रव में, द्रव जो है गैस अवस्था में बदल सकता है। वैसे ही गैस द्रव अवस्था में और द्रव ठोस अवस्था में बदल सकता है। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन को देखने के लिए हम प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए एक मोटी मोमबत्ती लेकर उसे जलाएं। कुछ समय पश्चात मोमबत्ती बुझा दें। आप देखेंगे कि मोमबत्ती के बुझते ही सफेद धुआं ऊपर उठने लगता है। इस धुएं के पास यदि जलती तीली ले जाए तो मोमबत्ती पुनः जल उठती है। मोमबत्ती के बुझते ही जो सफेद धुएं की लकीर ऊपर उठती है वह मोम की ही वाष्प है। इसलिए उस वाष्प के पास जब जलती तीली ले जाते हैं तो वाष्प जलकर मोमबत्ती को पुनः जला देती है। इस प्रकार हमने देखा कि मोम ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अब हम पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है जल में विलेयता या घुलनशीलता। प्रकृति में जल अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग हम पीने, कपड़ा धोने तथा भोजन पकाने आदि के लिए करते हैं। अब हम क्रियाकलाप करते हुए सारणी 3.5 को भरेंगे। इसके लिए आप कांच के 4 गिलास ले लें तथा प्रत्येक को 3/4 या लगभग आधा जल से भर ले।
इन गिलासों में क्रमशः एक एक चम्मच शक्कर, रेत, नमक व चाक का चूर्ण ले और डालकर चम्मच से हिलाएं। अब इन्हें कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देना है। 5 मिनट बाद अब इन ग्लासों का आपको ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। अवलोकन करने के पश्चात आपको सारणी 3.5 को भरना है। आपको भरना है कि शक्कर पानी में पूर्णतः घुलता है या नहीं घुलता है। अगर घुलता है तो यहाँ पे आपको घुलता है लिखना है, नहीं घुलता है तो यहाँ पे आपको नहीं घुलता है लिखना है। वैसे ही रेत पानी में घुला कि नहीं, अगर घुला तो यहाँ पे घुलता है लिखना है और नहीं घुला तो यहाँ पे नहीं घुलता है लिखना है। वैसे ही नमक एवं चौक घुलते हैं तो यहाँ घुलता है लिखना है और नहीं घुलते हैं तो नहीं घुलता है लिखना है। क्रियाकलाप में आपने देखा कि शक्कर एवं नमक जल में घुल गए हैं। शक्कर एवं नमक गिलास में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे जल में समान रूप से वितरित हो चुके हैं, पूर्णतः घुल चुके हैं। अतः ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं जल में विलेय या घुलनशील कहलाते हैं। रेत व चौक जल में नहीं घुले, अतः ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते जल में अविलेय या अघुलनशील कहलाते हैं। अब हम द्रवों की जल में विलेयता ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप कांच के 4 गिलास ले लें। प्रत्येक गिलास को 3/4 जल से भर लें। इन गिलासों में क्रमशः 2-2 चम्मच दूध, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल तथा नींबू का रस डालकर हिलाना है। अब इन्हें कुछ समय के लिए आपको स्थिर छोड़ देना है। 5-10 मिनट बाद अब आप इन ग्लासों का अवलोकन करके सारणी 3.6 को भरेंगे। आप अवलोकन कर लिखेंगे कि दूध जो है पानी में घुल जाता है या नहीं घुलता है। घुल जाता है तो यहाँ पे घुलता है लिखना है और नहीं घुलता तो यहाँ पे नहीं घुलता लिखना है। वैसे ही मिट्टी का तेल पानी में घुल जाता है तो यहाँ पे घुलता है लिखना है और नहीं घुलता तो नहीं घुलता लिखना है। वैसे ही नींबू का रस तथा नारियल का तेल अगर घुल जाता है तो घुलता है लिखना है, नहीं घुलता है तो नहीं घुलता है लिखना है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने देखा कि दूध तथा नींबू का रस पानी में पूर्णतः घुल जाता है। वे पानी में विलेय या मिश्रणी कहलाते हैं। मिट्टी का तेल, नारियल का तेल पानी में नहीं घुलते हैं, वह पानी में ऊपर परत बना लेते हैं। उन्हें जल में अविलेय या अमिश्रणीय कहते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें पानी में घुल जाती हैं जैसे अमोनिया। कुछ गैसें पानी में नहीं घुलती जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसें पानी में घुलती तो हैं पर बहुत कम मात्रा में। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही मछलियों के जीवन का आधार है।
अब हम वस्तुओं की चुंबक के प्रति आकर्षण के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए आप लोहे की कील, प्लास्टिक के बटन, लकड़ी की तीली, आल पिन लेकर एक कागज में फैला दें। इन फैले पदार्थों के ऊपर एक चुंबक बार बार घुमाएं। यही क्रियाकलाप आप अन्य पदार्थों के साथ भी दोहराएं। उसके बाद आपको सारणी को भरना है। सारणी में सबसे पहले वस्तु का नाम है लोहे की कीलें। लोहे की कीलें जिस पदार्थ से बना है वह है लोहा। अब आपको यह देखना है कि लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है या नहीं। तो अगर लोहे की कीलें चुंबक के प्रति आकर्षित होती है तो यहाँ पे आपको आकर्षित होती है लिखना है, और अगर आकर्षित नहीं होती तो यहाँ पे आपको आकर्षित नहीं होती लिखना है। दूसरा है लकड़ी की तीली। लकड़ी की तीली जिस पदार्थ से बना है वह है लकड़ी। तो अब आपको यहाँ पे यह देखना है कि यह चुंबक के प्रति आकर्षित हुआ या नहीं। आकर्षित होता है तो यहाँ पे आकर्षित होता है लिखना है, और अगर नहीं होता तो यहाँ पे आपको आकर्षित नहीं होता लिखना है। उसी प्रकार प्लास्टिक का बटन जो है प्लास्टिक से बना है, आल पिन जो है लोहे से बना है। अब आपको देखना है कि ये चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं। आकर्षित होता है तो आकर्षित होता है लिखना है, और आकर्षित नहीं होते तो यहाँ पे आपको आकर्षित नहीं होते लिखना है। सारणी को भरने के पश्चात आप निष्कर्ष देखेंगे कि लोहे से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए लोहे को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहे के अलावा निकेल तथा कोबाल्ट धातुएं भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। निकेल तथा कोबाल्ट से बने सिक्कों में आप यह गुण देख सकते हैं। सिक्कों के पास अगर आप चुंबक ले जाएंगे तो सिक्का चुंबक में चिपक जाता है। चुंबक जो है सिक्कों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कई धातुएं तथा अन्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, इसलिए उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। अब हम पारदर्शिता के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। अपनी पुस्तक में लिखे शब्दों पर क्रमशः कांच का खाली गिलास, पानी से भरा कांच का गिलास, पत्थर, तेल लगा कागज रखकर आर पार देखना है। यही क्रियाकलाप आप अन्य पदार्थों के साथ दोहराकर सारणी को पूरा करेंगे। सारणी में सबसे पहला वस्तु है कांच का खाली गिलास। कांच के खाली गिलास से आपको शब्दों को देखना है। अगर आपको स्पष्ट आर पार दिखाई दे रहा है शब्द, तो यहाँ पे आपको आर पार दिखाई देता है लिखना है। अगर नहीं देता है तो आर पार दिखाई नहीं देता है लिखना है, या आपको अगर धुंधला दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको धुंधला दिखाई देता है लिखना है। वैसे ही दूसरा वस्तु है पानी से भरा कांच का गिलास।
अब पानी से भरे कांच के गिलास से आपको शब्दों को देखना है। शब्दों को अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो या अगर आप शब्दों को स्पष्ट देख पा रहे हैं तो आपको लिखना है कि आर पार दिखाई देता है, या आप शब्दों को स्पष्ट तौर पर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आपको लिखना है धुंधला दिखाई देता है, और अगर बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो आपको लिखना है आर पार दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि पत्थर और तेल लगा कागज से आपको कैसा दिखाई देता है, और फिर आपको सारणी को भरना है। क्रियाकलाप को करने के पश्चात, सारणी भरने के पश्चात आप देखेंगे कि ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है, वह पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, दीवार आदि। और वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला सा दिखाई देता है, अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। अपने आसपास पाए जाने वाले पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों की सूची आपको बनाना है और कॉपी में लिखना है। अब हम चालकता के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऊष्मा चालक के बारे में जानेंगे। ऊष्मा चालक, आपने अपने घरों में धातु के गर्म बर्तनों, जो चूल्हे पर खाना बनाने के लिए चढ़ाई जाती है, उन बर्तनों को कपड़े से पकड़कर चूल्हे से उतारते हुए आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सोचिए, ऐसा क्यों होता है? प्रेशर कुकर, तवा, कढ़ाई के हैंडल प्रायः लकड़ी या प्लास्टिक आदि के बने होते हैं। तो ये हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के ही क्यों बनाए जाते हैं? आइए हम इसका कारण जानने का प्रयास करें। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। आप बीकर या बर्तन में अधिक गर्म पानी ले लें। उस पानी में लकड़ी की छड़ और धातु का चम्मच डाल दें। 2 मिनट बाद लकड़ी की छड़ तथा धातु के चम्मच के पानी के बाहर वाले सिरे को छूकर देखें। दोनों में कौन सा गर्म है? आप देखेंगे कि धातु का चम्मच गर्म होगा, क्योंकि धातुओं में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, अतः इन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। लकड़ी जैसे पदार्थ ऊष्मा का चालन नहीं करते, अतः उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए सर्दी में हम एक के ऊपर दूसरा कपड़ा पहनकर अपने आप को गर्म रखते हैं, या सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर या शॉल का उपयोग करते हैं। कपड़ों के परतों के बीच की हवा
कुचालक होने के कारण हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। वैसे ही स्वेटर और शालों के बीच जो छिद्र होते हैं उसमें हवा होती है। वह हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक होने के कारण वह हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की ठंडी को हमारे शरीर को नहीं लगने देती और फिर हमें सर्दी से सुरक्षा मिलती है। अब हम विद्युत चालक क्या होते हैं जानेंगे। क्या आपने कभी विद्युत तार पर लगा प्लास्टिक आवरण हटाकर देखा है? अंदर धातु के पतले तार पाए जाते हैं जो तांबे से बने होते हैं। ये तार विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, जबकि प्लास्टिक का बना बाहरी आवरण विद्युत का कुचालक है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जैसे विद्युत के सुचालक हैं तांबा, लोहा, और जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। लवणों के घुले होने के कारण साधारण पानी सुचालक हो जाता है, इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। अब हम विसरण के बारे में जानेंगे। कमरे में अगरबत्ती जलाने पर क्या होता है? कुछ समय बाद अगरबत्ती का सुगंधित धुआं हवा में मिलकर पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा सुगंधित धुएं के हवा में विसरण के कारण होता है। विसरण के कारण ही कोई भी खुशबू या बदबू हवा में मिलकर हम तक पहुंचती है या पूरे कमरे में फैल जाती है। विसरण को देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। आपको एक गिलास में पानी लेना है, उसमें ड्रॉपर की सहायता से नीली स्याही की 1-2 बूंदें डालकर उसे स्थिर रहने दें। आप देखेंगे कि नीली स्याही धीरे धीरे गिलास के पूरे पानी को नीला कर देती है। यह नीली स्याही के पानी में विसरण के कारण होता है। किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ ठोस, द्रव या गैस के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को हम विसरण कहते हैं। किसी पदार्थ की जल में विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, पारदर्शिता, ऊष्मा एवं विद्युत चालकता तथा विसरण के गुण उन्हें अन्य पदार्थों से पृथक करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।